स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने बेटा लास्ट टाइम लेक्चर 2 में अल्कोहल के बारे में ज़्यादातर चीज़ों को डिस्कस कर लिया था और उसमें आपने यूँ ही देखा था कि मैंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पर ख़ास तौर पे सारा वर्क किया था और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की सारे क्वेश्चंस, सारे रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन हमने कर लिया था। लेकिन बेटा आप समझो कि कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शंस हो सकता है, कुछ जो नीडेड रिएक्शंस नहीं है, जो बहुत अच्छे से फेमस रिएक्शंस नहीं है, हो सकता है वो मैंने वहाँ पर इग्नोर की हैं। रीज़न क्या है कि ये हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म कोर्स में एक मतलब लॉन्ग टर्म कोर्स ही है, लेकिन ये फुल लेंथ कोर्स तो नहीं है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा हर वैरायटी का क्वेश्चन, हर वैरायटी की रिएक्शंस कई बार हम लोगों को छोड़नी पड़ जाती है ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर रिएक्शंस दे पाएँ, लेकिन 100% नहीं दे पाते हैं। रीज़न होता है टाइम की कमी। तो इस वजह से बेटा हम आपको बस मेजर रिएक्शंस और मेजर चीज़ों का डिस्कशन कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, बहुत बार आती हैं, जो फ्रीक्वेंट आस्किंग रिएक्शंस हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट्स वाई हम लोग अब शुरू करेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात करने के बाद हम शुरुआत करेंगे पॉलीहाइड्रिक यानी कि फिनॉल की, कार्बोलिक एसिड की। तो बेटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल में जो सबसे बड़ी कैटेगरी आती है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है ये आपका जिसके अंदर 2OH ग्रुप प्रेजेंट हो, 2OH ग्रुप प्रेजेंट हो। देखिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल आपका जैसे ये है आपका CH2OH, दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकॉल, दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकॉल। चलिए देखते हैं कि ये कैसे प्रिपेयर होता है, इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन को थोड़ा समझते हैं, हाउ टू प्रिपेयर इट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इसके दो मेथड ख़ास तौर पे हमारे बहुत ही फ्रीक्वेंट आस्किंग रिएक्शंस हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्शंस आती हैं। दो मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। वन मेथड है एथिलीन ऑक्साइड से हम लोग इसे बनाएंगे। एथिलीन ऑक्साइड से अगर हम इसे बनाएं तो एथिलीन ऑक्साइड से हम कैसे बना सकते हैं? देखिए एसिडिक मीडियम आपको लेना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी। इफ़ यू आर डूइंग हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, आप हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कराते हो तो ये जो आपका प्लस है, ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम में क्यों करा रहे हो आप हाइड्रोलिसिस, या हाइड्रोलिसिस को आप एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में कराने की ज़रूरत क्या पड़ती है? एक्चुअली क्या होता है बेटा, हाइड्रोलिसिस में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, उस फाइनल प्रोडक्ट में H2O ऐसे ऐड नहीं हुआ होता है, बल्कि H और OH ऐड होता है। अब H और OH तो H2O से इजीली मिलता नहीं है क्योंकि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही कम होता है। उसका आयनिक प्रोडक्ट 10⁻⁴ पे जाता है बेटा रूम टेम्परेचर पे, तो ना के बराबर डिसोसिएशन माना जाता है। इसे हम कहते हैं वाटर को फीबली आयोनाइज्ड। एक होता है वीकली आयोनाइज्ड और उससे भी ज़्यादा जो वेरी वीकली होता है उसे कहते हैं फीबली आयोनाइज्ड। तो वाटर हमारा फीबली आयोनाइज्ड होता है। इस वजह से हमें एसिड या बेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो एसिड का हल्की सी ड्रॉप हमने मिला दी या बेस की हल्की सी ड्रॉप हमने मिला दी तो ईजिली हमारी हाइड्रोलिसिस परफॉर्म हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर हम जो हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं वो बेसिकली एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, वो आपकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, वो आपकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। और वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आपका H+ यहाँ से आता है। ऑब्वियसली H+ अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस से शुरुआत करेगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस में OH- शुरुआत करता है और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में H+ उस रिएक्शन की शुरुआत करता है, इनिशिएट करता है। अगर H+ बढ़कर शुरुआत करता है तो बताइए मुझे किस जगह पे जाना चाहेगा? उस जगह पे जहाँ जाना चाहेगा जहाँ पर उसे लोन पेयर ज़्यादा मिलेंगे, और वो अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उस जगह पे जाना चाहेगा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑब्वियसली यहाँ पर ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस वजह से H+ यहाँ से मूव करते हुए इस O के पास जाएगा, इस O के पास जाकर जुड़ जाएगा और ये O का जो लोन पेयर था वो एक बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी जगह पर O के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। O के ऊपर आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। जब O के ऊपर पॉजिटिव आ गया तो यार इसने कहा ये तो मैंने बड़ा गलत बयाना ले लिया भाई, मुझ जैसे अमीर इंसान के ऊपर एक गरीबी का निशान आ गया इसको सपोर्ट देने के चक्कर में। मैं अब ऐसा नहीं कर, लेकिन अब कमिटमेंट वो कर चुका है इसकी सपोर्ट की, कमिटमेंट वो कर चुका है इसके सपोर्ट की, कमिटमेंट वो तोड़ता नहीं है। हर बड़े इंसान का एक पक्का वो होता है कि वो कमिटमेंट तो कभी नहीं तोड़ता, भले ही वो पैसे में छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर वो बड़ा है तो उसका कमिटमेंट ज़रूर, और जिसका कमिटमेंट बड़े होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वही बड़े होते हैं। तो वो कमिटमेंट तोड़ता नहीं है, यानी ये बॉन्ड तो वो तोड़ेगा नहीं जो अभी बनाया उसने।
भले ही उसको अपनी किसी और पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ जाए, भले ही उसे अपने किसी और चीज़ को तोड़ना पड़ जाए, भले ही अपने किसी और चीज़ को ख़त्म करना पड़ जाए, भले ही वो कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले आए, लेकिन अब एक बार इसने कमिटमेंट कर दिया तो फिर उसके बाद वो किसी की नहीं सुनता है। फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए बगल के बॉन्ड को तोड़ लेता है, वहाँ से अपनी पुरानी संपत्ति को ले लेता है और अपनी डेंसिटी को दोबारा वापस ले लेता है, और इस तरीके से बेटा AOH आ जाता है। और अब वो पॉजिटिव का साइन उस पर आ जाता है, उसके बगल के उस पर आ जाता है, प्लस पे आ जाता है। जब प्लस पे आ जाता है तो इसके पास अब कोई न्यूक्लियोफाइल जाएगा। देखो अब नॉर्मली हम क्या करते हैं यार, H+ जोड़ दिया है, अब हम OH- जोड़ दें, रिजल्ट आ जाएगा आपका, नो डाउट रिजल्ट आ जाएगा, नो डाउट रिजल्ट ही आ जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म बेस पर देखें तो ये चीज़ सही नहीं है। मैकेनिज्म पे बेस पर देखिए तो वाटर खुद एज एन इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि H2 से बेटा OH- तो मिल ही नहीं रहा है ना। वो जो H+ आया था वो तो एसिड का आया था, तो वाटर खुद ही बेटा यहाँ पर वाटर खुद ही एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरफ पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल की तरफ पे जब वो यहाँ पे ऐड होगा ना, तो वो जो प्लस था वो फिर इस O के ऊपर आ गया। इसने कहा यार ये तो फिर गड़बड़ हो गया। अब जब फिर गड़बड़ हो गया तो उसने कहा कि भाई जो H+ इसके अंदर है, देखो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, ये जो H+ HH होगा ना, तो ये HH ऐसे H2O जो है वो HH होगा, तो 1H यहाँ से निकल जाएगा, तो ये प्लस लेते हुए वो निकल जाएगा। अल्टीमेटली कुर्बानी कौन देगा? अल्टीमेटली कुर्बानी आपका गरीब आदमी ही देगा। अल्टीमेटली H+ निकल जाता है, और ये जो H+ निकला है वो एसिडिक में जो आपने शुरुआत में यूज़ किया था ना H+, वो आपने देखिए वापस भी कर दिया। जब आपने वापस कर दिया तो इसका मतलब अब वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को इनिशिएट करने के लिए, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए चला जाता है। इस तरीके से एक OH यहाँ भी आ गया, और ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए आपका H+ अवेलेबल हो गया। इस तरीके से ये बन गया बेटा। अब एक होता था, आपको याद होगा मैंने एल्कीन की रिएक्शन से जब स्टडी करी थी तो वहाँ पर बताया था सिन हाइड्रोक्सिलेशन, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये जो आपका अल्काइल पोटेश, ये जो वेयर्स रीजेंट था जिसे हम 1% अल्कलाइन KMnO4 कहते हैं, ये बेसिक कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 होता है बेटा। 1% अल्कलाइन कोल्ड KMnO4 होता है, इसे हम बेयर्स रीजेंट कहते हैं। ये बेयर्स रीजेंट सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है OH का जुड़ना, यानी कि सेम साइड पर दो OH का जुड़ना हाइड्रोक्सिलेशन कहलाता है। और यहाँ पर ये दोनों ऐड हो गए, इस तरीके से ये सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसे कि सिन हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। सिन हाइड्रोक्सिलेशन, दिस इज कॉल्ड सिन हाइड्रोक्सिलेशन। दिस इज कॉल्ड सिन हाइड्रोक्सिलेशन, और ये इस तरीके से हमारा सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें जो बेटा मेन रिएक्शन है डाइहाइड्रिक अल्कोहल की मेन रिएक्शन की मैं बात करूंगा, जो सबसे फेमस रिएक्शन है, और वो रिएक्शन है पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब सवाल उठता है ये पिनाकोल क्या होता है, बहुत बार आता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि पिनाकोल क्या होता है। पिनाकोल ये होता है, सवाल उठा ये बनता कैसे है सर। चलिए इसकी रिएक्शन तो आप करा रहे हो, मैंने कब कराने को भाई रिएक्शन अगर आप बनाना ही चाहते हो तो बनाने का तरीका ये है कि काम करो ना, कि इस तरह की एल्कीन ले लो, एक सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन तो ये मानी जाती है ना, और इस एल्कीन पर आप बेयर्स रीजेंट का रीअरेंजमेंट, बेयर्स रीजेंट करा दो, बेयर्स रीजेंट का रिएक्शन करा दो। व्हेन यू विल रिएक्ट बेयर्स रीजेंट विद दिस, रिएक्ट बेयर्स रीजेंट होगा तो हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, है ना। चलिए अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं आखिर ये होता कैसे है। जैसे देखिए पिनाकोल ये कहलाता है, ये पिनाकोल है। और अगर आप कोई भी मिनरल एसिड 30% H2SO4 ले लो, या फिर आप HCl भी ले सकते हो, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड ले सकते हो, एसिड क्लोराइड ले सकते हो, या कोई ZnCl2 ले सकते हो, उससे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। मतलब जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से ये इनिशिएशन मिल जाए कि ये आपका H2O+ ऐसे चला जाए। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा कि इससे आपको मिनरल एसिड से एक H+ प्रोवाइड होगा। ये H+ कहाँ पे जाएगा, हम सब जानते हैं, H+ OH पे जाएगा। H+ OH पे जाएगा तो फिर ऑब्वियसली ये OH2+ जो प्लस था वो O पे आ जाएगा।
प्लस O पे जाएगा तो ये बॉन्ड टूटकर H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, और जब H2O के फॉर्म में निकल जाएगा तो ये प्लस अब यहाँ आ जाएगा, ये प्लस अब यहाँ पर आ गया है। अब ये प्लस जो बना है ये 3 डिग्री है। आप सब जानते हो कि 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकैटायन होता है वो होता है जिस कार्बोकैटायन के बगल में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो बेटा, तो वो उससे भी उस 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। हेटेरो एटम कोई जुड़ा हो अगर कार्बोकैटायन के अल्फा पोजीशन पर या बीटा पोजीशन पर, तो वो उससे 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ये बात हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कशन किया था आपके साथ। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अगर हम इसको, जैसे यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप को यहाँ से रोटेट करके हमने यहाँ पर ले आए, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसके रोटेशन को हम इस तरीके से फॉलो करें, इसके रोटेशन को हम इस तरीके से फॉलो करें कि भाई यहाँ से इसे शिफ्ट कर दिया तो प्लस यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आ गया, तो फिर ऑब्वियसली ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो गया, दिस इज़ मोर स्टेबल, और इससे क्या हुआ, ये 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग कहलाई। यहाँ पर हमने 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग कर दी। सवाल उठा कि क्या सर यहाँ पे सिर्फ मिथाइल ही पॉसिबल है? हमने कहा नहीं भाई, कुछ भी पॉसिबल है, H भी पॉसिबल है, फिनाइल भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर यहाँ पे H हुआ और CH3 हुआ तो कौन पहले रोटेट करेगा? क्योंकि हर सिचुएशन पे ये कार्बोकैटायन तो स्टेबल इसकी वजह से हो रहा है। अगर यहाँ पर पहले तो होता था कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने का कॉन्सेप्ट, लेकिन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर तो भाई अच्छा खासा खुद ही स्टेबिलिटी बन रही है, इतना भयंकर स्टेबिलिटी मिल रही है कि वो 3 डिग्री से भी ज़्यादा हो रहा है। तो ग्रुप्स का यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर आप देखें कि कौन सा ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करेगा, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 1-2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, यानी 1-2 माइग्रेट हुआ, मिथाइल माइग्रेट हुआ यहाँ से। और अगर यहाँ पे कोई और होता तो क्या होता, चलिए उसको डिस्कस करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा फिनिश कर लेते हैं। ये आपका यहाँ पर आता है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये प्लस आती है तो प्लस को, इसको बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी दे देता है, तो अपना प्लस इस पर ले लेता है। अल्टीमेटली कुर्बानी कौन दे देगा? अल्टीमेटली कुर्बानी H देता है, और ये H+ के फॉर्म में निकल जाता है, और ये डबल बॉन्ड O के फॉर्म में स्टेबिलिटी, एक कीटोन आपके सामने बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज पिनाकोल टू पिनाकोलोन। कीटोन आपके सामने बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज पिनाकोल टू पिनाकोलोन। अब इसी पिनाकोल टू पिनाकोलोन में मैं एक बात यहीं पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में। ये स्पेस कहाँ है? यहाँ है। मान लीजिए ये आपका कौन ज़्यादा, पहले बस एक पॉइंट नोट कर लीजिए, बाकी सब आप कंप्लीट कर चुके हैं। माइग्रेशन, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन की है, फिर एराइल की है, और फिर R ग्रुप की है। यानी कि सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है हाइड्रोजन, हाइड्राइड का, H का। यानी अगर आपको ऑप्शन मिले कि H घुमाएं कि फिनाइल घुमाएं, AR घुमाएं, तो आप H को घुमाना। अगर आपको ऑप्शन मिले कि AR घुमाएं कि R घुमाएं, तो आप AR को घुमाना। तो R को घुमाना यानी कि R मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मतलब ये CH3 और वटेवर, तो R मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मतलब CH3 या C2H5 या C3H7 वटेवर। तो ये था आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की, पॉलीहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में अगर हम देखें तो सबसे फेमस कौन है? ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH है ना। चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं, कहाँ से इसको शुरू करें और कहाँ पे इसको ख़त्म करें। हम इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं, उसको कहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पर एक एल्कीन ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोपीन ले लिया आपकी। अब प्रोपीन लेने के बाद मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसमें एक काम करो, हेलोजिनेशन करा दो। आप सब जानते हो कि अगर हीटेड टेम्परेचर पर यूवी लाइट में इस टाइप से कोई भी हेलोजिनेशन करा दिया जाता है तो एलाइल पोजीशन पर हेलोजिनेशन होता है। तो यहाँ पर एलाइल पोजीशन, डबल बॉन्ड के बाद जो अगला कार्बन होता है वो एलाइल कार्बन कहलाता है, और एलाइल पोजीशन पर ये हो गई। आप सब जानते हो अगर हम यहाँ पर एक्वस NaOH डाल देंगे तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ Cl को ये आपका सब्स्टिट्यूट कर देगा और OH आ जाएगा, OH आ जाएगा। लेकिन हमें बनाने थे ये, तो अब एक काम करते हैं, हम एक काम और करते हैं कि हेलोहाइड्रिन यानी HOCl की रिएक्शन करा देते हैं। HOCl में हम सब जानते हैं कि HO जो होता है OH माइनस पे होता है और Cl आपका प्लस पे होता है। तो ये प्लस माइनस वाला मार्कोनियोव के हिसाब से कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। प्लस वाला कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। इस तरीके से आपका ये OH और Cl बन गया। अब आप एक काम करिए ना, एक्वस NaOH से फिर से करा दीजिए, जो Cl होगा वो भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली आपके तीनों OH बन जाएंगे।
एंड इट विल मेक यू ग्लिसरॉल, और ये आपका ग्लिसरॉल आपके सामने होगा। आसानी से आप यहाँ से ग्लिसरॉल को डेवलप कर लेंगे, है ना। ग्लिसरॉल की कुछ रिएक्शंस की अगर बात की जाए तो कोई ख़ास रिएक्शन नहीं, लेकिन HI के साथ इसकी रिएक्शन फेमस है काफ़ी। रिएक्शन विद HI अगर मैं इसकी बात करूं तो HI के साथ इसकी फेमस रिएक्शन है, यानी कि थोड़ा सा कभी कदार आ जाती है। CH2OH है, CHOH है और CH2OH है, इस तरीके से ये आपका। और अगर आपका ये 3HI मान लीजिए आपने डाल लिया, बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं डाला, 3HI डाल दिया आपने। अब 3HI डाल दिया तो ऑब्वियसली ये सब के सब भैया बदल जाएगा, ये सब के सब आपके शिफ्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली सब के सब आपके शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। जब सब के सब शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं से आपका I2 निकल जाएगा, और I2 निकल जाएगा तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2I बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड और CH2I बन जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड और I बन गया। अब ज़रा देखिए, ये देखिए एलाइल आयोडाइड, यहाँ पर इसे हम कहते हैं एलाइल आयोडाइड हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में ये एलाइल आयोडाइड बन जाता है। अब अगर कोई कहे आपसे कि भाई हम तो एक्सेस HI के साथ रिएक्ट करेंगे, अब एक्सेस HI के साथ रिएक्ट कराओगे तो एक काम कर लो, इसको भी आगे भी HI के साथ रिएक्ट करा दो, यहाँ तक तो यही होगा। अब अगर इफ़ यू वांट टू एक्सेस, एक काम करते हैं, इसको भी HI के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, मार्कोनियोव को ऐड कर देते हैं मार्कोनियोव के हिसाब से कि आपका ये CH3 बन जाएगा, ये आपका CHI बन जाएगा। नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर कम है और पॉजिटिव वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा है। अब इस तरीके से ये क्या होगा, इस तरीके से ये आपका I 2 बार फिर आ गया। अब I 2 बार अगर थोड़ी सी भी हीटअप कर दोगे तो ये I2 फिर निकल जाएगा, I2 फिर निकल जाएगा, तो फिर ये इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH2 फिर आ जाएगा। अब एक काम करो, इस पर HI फिर रिएक्ट करा दो, एक्सेस है ना, तो HI फिर रिएक्ट करोगे तो ये आपका बन जाएगा CH3 CHI और CH3। अब आप इसको हीटअप नहीं करा पाओगे, क्योंकि अगर इसके बाद भी हीटअप करो तो एक्सेस HI है ना, तो फिर HI की टूटने की पॉसिबिलिटी अब ख़त्म हो गई। हाँ, तो इस तरीके से ये बन गया तुम्हारा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। यानी कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ HI डालें तो हमें एलाइल आयोडाइड मिलेगा। ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आता है बहुत बार कि अगर ग्लिसरॉल पर हम लिमिटेड 3 मोल्स ऑफ HI डालें तो क्या मिलेगा, और अगर एक्सेस में डालें तब क्या मिलेगा। तो अगर हम लिमिटेड डालेंगे तो एलाइल आयोडाइड मिलेगा, और एक्सेस में डालेंगे तो हमें आइसोप्रोपाइल आयोडाइड मिलेगा। ये था बेटा इस तरह के रिएक्शंस का। और भी बहुत सारे अच्छे रिएक्शंस हैं इसमें ग्लिसरॉल में, ठीक है, लेकिन हम जैसे क्वेश्चंस आएंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिनॉल। हम उनके फिनॉल का डिस्कशन करने जा रहे हैं। फिनॉल का डिस्कशन NCERT से बड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट है और वहीं पर मैं चीज़ों को आपको क्लियर भी कर दूंगा कि कहाँ पर क्या था। फ्रॉम हेलो एरिन्स, हमने फिनॉल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिनॉल की प्रिपरेशन से शुरू करते हैं, बाकी सब तो हम लोग जानते हैं। फिनॉल प्रिपरेशन, फिनॉल की प्रिपरेशन से शुरू करते हैं, बाकी तो हम लोग सभी कुछ जानते ही हैं कि कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी नोन, ये कैसे किस चीज़ों को किया जाएगा। फिनॉल का डिस्कशन ज़रूर हम लोगों के लिए
एक अभी तक कहानी बनी हुई है। फ़िनॉल की शुरुआत करते हैं भाई। फ़िनॉल बनाना है हमें। फ़िनॉल के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको याद आ रहा है, मुझे तो बहुत याद है, आपको भी याद है। आप समझो इस बात को कि ये सब पढ़ चुके हो आप कहोगे कैसे। अभी आपने हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स की स्टडी करी थी और वहाँ रिएक्शन पढ़ी थी, और इस रिएक्शन को आपने पढ़ा था कि ये ना तो SN1 से फॉलो, ये रिएक्शन आपने पूरी पढ़ी थी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ना तो यहाँ पर SN1 पॉसिबल है, ना यहाँ पर SN2 पॉसिबल है। यहाँ पर एक नई मैकेनिज़्म होगी जिसे हम कहेंगे ARSN। इस मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगे और इसमें एडिशन एलिमिनेशन होता है, ये मैंने आपको बोला था। इसके साथ साथ ये बोला था कि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, मेसेनहेमियर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये सब डिस्कशन हम लोग कर चुके थे, इसकी पूरी मैकेनिज़्म हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि Cl है, OH है, दोनों एक साथ लगते हैं, फिर एक हट जाता है, दूसरा लग जाता है, एक ट्रांजिशन ग्रुप बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका नाम ये रखा जाता है, फाइनली ये बनता है। और अगर फाइनली ये बनता है तो ऑब्वियसली ये फाइनली बनता है बेसिकली तो। लेकिन हमें बनाना था अच्छा ये क्यों बनता है, बन सकता था ना वो भी, लेकिन बनता क्यों है? रीज़न है कि फिनॉक्साइड आयन फ़िनॉल से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ऐसा बनता है। अदरवाइज़ अगर सीधे सिंपली ये जा रहा था तो यार OH Cl की जगह पे लगा तो OH बन जाता। लेकिन आपको बताएं कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि फ़िनॉल से ज़्यादा फिनॉक्साइड आयन बनने की पॉसिबिलिटी है। क्यों है? लेट्स सी। बनना चाहिए था फ़िनॉल और बन गया फिनॉक्साइड आयन। हाउ? बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल देन फ़िनॉल। फिनॉक्साइड आयन आपका फ़िनॉल से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, कैसे होता है लेट्स सी। देखिए ये है आपका फ़िनॉल, और इससे ये आपके इस तरीके से ऐसे ये बनेंगे। तो इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है, उसमें इस पे तो माइनस आ रहा है, लेकिन एक कमी है, O पे डबल भी आ रहा है, लेकिन O पे प्लस आ गया, और बाकी फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते चले गए। एक बात तो ये, तो बाकी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे, ये ऐसे घूमा, फिर ये ऐसे घूमा, फिर ये ऐसे घूमा, फिर ये ऐसे घूमा, आगे की चीज़ें तो सब आप जानते ही हो। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब बताइए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उस पर पॉजिटिव, ऑल्दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके 4 बन रहे हैं, ओवरऑल 4 है। इस वजह से फ़िनॉल भी बहुत एरोमेट बहुत अच्छा है, बहुत स्टेबल है। लेकिन इसका भी इससे भी अच्छा कौन होगा? अगर आप रेजोनेंस की स्टेबिलिटी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को जानते हो तो आप इस बात को कहोगे कि हाँ यार ये बात सही है कि अगर आप इसको अगर आप कराते, और ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव दिख रहा है, और अगर आप इसके रेजोनेंस बनाते, स्ट्रक्चर बनाते, तो ये कहाँ से शुरुआत होती? ऐसे शुरुआत होती। ये होता। और अगर ये होता तो सोचो ज़रा कि अब सबके सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही मिल गए और हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज पर या पॉजिटिव चार्ज पे भी नहीं है, पॉजिटिव पे नहीं है, न्यूट्रल है, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो दैट्स वाई दे आर मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने वो ज़्यादा स्टेबल हैं, इस वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी फ़िनॉल से ज़्यादा होती है। तो ये है आपका फिनॉक्साइड आयन। सो फिनॉक्साइड आयन दैट्स वाई इज़ मोर स्टेबल देन फ़िनॉल, इसीलिए फिनॉक्साइड आयन बनता है इन प्लेस ऑफ फ़िनॉल। फिर फिनॉक्साइड आयन पर हम एसिड डाल दें तो वो अलग बात है, वो तो बात की बात हो गई, लेकिन डाउ प्रोसेस जिसे हम कहते हैं उसमें यही बनता है। देख लीजिए, अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, ध्यान से समझ सकते हैं आप इस बात को।
अब अगर कहीं से फिनॉक्साइड मिल गया तब तो आप आराम से एसिडिफिकेशन कर ही सकते हो ना। नाउ यू हैव फिनॉक्साइड। अब फिनॉक्साइड है आपके पास, बहुत अच्छी चीज़ है आपके पास। अब आपने क्या किया, एसिडिफिकेशन, इसे कहते हैं एसिडिफिकेशन। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज डॉयज प्रोसेस। इसका नाम है डॉयज प्रोसेस, ठीक है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनेगा देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी वैसे ही बनता है जैसे आप इससे पहले से बना रहे थे। एक्चुअली होता क्या है बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कि आप सबसे पहले तो सल्फोनिक एसिड की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक तरीका बताया कि भाई अगर आप बेंजीन पे ओलियम डाल दोगे, ओलियम क्या होता है आप जानते हो ना, H2SO4 और प्लस SO3, तो ये क्या हो गया H2H2O7, तो ओलियम आपका H2H2O7 हो गया है ना। ये डाल दोगे आप तो इस तरीके से आपको SO3H मिल जाएगा। अब SO3H पे जब आप NaOH डालोगे तो क्या मिलेगा, तो ये NaOH से ये सीधे थोड़ी ना मिल जाएगा। NaOH जब डालोगे फर्स्ट स्टेप में तब आपको मिलेगा फिनॉक्साइड आयन, ये ONA प्लस, क्योंकि ये क्या होगा Na2SO3 के फॉर्म में अपने आप को निकाल लेगा। 2 NaOH डालना तो ये Na2SO3 के फॉर्म में अपने आप को निकाल लेगा। अब इसके बाद H प्लस एसिडिफिकेशन करा देना तो O माइनस Na प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्को, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कन्वर्ट इनटू फिनॉल, और इस तरीके से ये आपका फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे लगता है ये प्रिपरेशन आपके काम की बिल्कुल। डायज़ोनियम सॉल्ट से हम कैसे बनाते हैं इस चीज़ को देख लेते हैं। इसकी पूरी मैकेनिज़्म मैं आपको बता देता हूँ, हाउ इट इज़ मेड इट फ्रॉम दिस सिचुएशन। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये नाइट्रस एसिड आपका ऐसे है, इसे कहलाता है NaNO2 प्लस HCl को हम नाइट्रस एसिड कहते हैं। अगर आप HNO2 कहना चाहो तो वैसे भी कह सकते हो, यानी कहीं पर अगर HNO2 लिखा हो या NaNO2 प्लस HCl लिखा हो तो इसको आप डिफरेंट नहीं मानोगे, एक ही बात है। प्राइमरी अमीन जो एनिलीन होती है उससे हम ये बनाते हैं। कैसे बनती है ज़रा देखो, कैसे बनता है इसको हम देख लेते हैं। बहुत अच्छे रिएक्शंस हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास है बेंजीन। अब बेंजीन का क्या करोगे आप, बेंजीन का आप कर दो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन से क्या मिलेगा, नाइट्रेशन से मिलेगा NO2। NO2 के बाद क्या करो, NO2 के बाद कर दो SN/HCl, उसका है स्टेफन रिडक्शन, तो उससे मिलेगा ये NH2 एनिलीन। एनिलीन के बाद आप क्या कर दो NaNO2 प्लस HCl या HNO2 कहीं पे लिखा हो तो समझ जाना, इससे मिलेगा तुम्हें डाइज़ोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। यहाँ HX होता तो N2 प्लस Cl माइनस ये होता डाइज़ोनियम सॉल्ट। अब ये डाइज़ोनियम सॉल्ट तुम्हें मिल गया। ये जो डाइज़ोनियम सॉल्ट है ये कैसा होता है, ये डाइज़ोनियम सॉल्ट ऐसा होता है, देखो N ट्रिपल बॉन्ड ये प्लस और ये Cl माइनस। अब तुम इसके साथ वाटर के साथ वार्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं किया, सिर्फ गर्म किया है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना ये, तो सिर्फ गर्म किया है। गर्म किया तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये चीज़ आपकी एलिमिनेट कर जाएगी गर्म करते ही। जब गर्म करते ही ये एलिमिनेट कर जाएगी तो इससे क्या बने, इससे अब क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जब गर्म करते ही ये एलिमिनेट हो जाएगी ना तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वाटर यहाँ पे जाके लग जाएगा। इसकी थोड़ी सी मैकेनिज़्म मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आई वांट टू डिस्कस सम मैकेनिज़्म हियर। होगा क्या, लेट्स सी। अब ये था तुम्हारा N2 प्लस, जैसे ही तुम क्या करोगे, तुमने किया गर्म, पानी था तुम्हारे पास और तुम गर्म कर रहे हो थोड़ा सा, और ज़रा सा भी गर्म करने पर ये तो तुरंत निकल जाता है। जब ये तुरंत निकल जाता है
जैसे ये निकलेगा ना वैसे ही तुम्हारा H2O यहाँ पे आके लग जाएगा, और Cl- पहले से था और नाइट्रोजन निकल ही चुकी थी। H2O जैसे लग जाएगा, आप जानते हो कि H2O में O जब भी होगा तो हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देगा, और इस तरीके से ये OH बनेगा, और यहाँ से जो H+ निकलेगा वो Cl- को पकड़कर HCl बना लेगा, और ये आपका नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फिनॉल बन गया। ओके, तो इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको पूरी बता दी। चलिए अब हम बात करते हैं क्यूमीन की। क्यूमीन से कैसे होगा? व्हाट डू मीन बाय क्यूमीन? क्यूमीन इज़ बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सवाल उठा ये क्यूमीन कैसे बनेगा? क्यूमीन को भी तो देखें कि क्यूमीन कैसे बनेगा। फिर क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा तो H+ जाएगा, H+ जाएगा, H2O निकल आएगा, H2O निकल आएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस बन जाएगा तो यहाँ पे ये घूमेगा, घूमेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तो H2O चला जाएगा, H2O आ जाएगा तो H+ फिर निकल जाएगा। देखिए पूरी मैकेनिज्म मैं आपको इसकी बताऊंगा। Cu क्यूमीन का, क्योंकि सबसे पहले हम ये तो देख लें क्यूमीन कैसे बनती है भाई। क्या है ये क्यूमीन? दिस क्यूमीन इज बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसकी पूरी की मैकेनिज्म मैं आपको पूरी डिटेल कर देता हूँ कि ये पूरा का पूरा बन कैसे रहा है, हाउ इट इज़ प्रिपेयरिंग। सबसे पहले इसको पूरा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले बेंजीन को क्यूमीन को बना लेते हैं। देखो हमारे पास एक बेंजीन के पास बेंजीन की रिएक्शन आप करा दीजिए। बेंजीन की आप रिएक्शन किससे कराएंगे? 3 कार्बन वाले से कराएंगे। तो 3 कार्बन वाला तो क्या, ये तो 2 3, हाँ 3 कार्बन वाला ही है। ऐसे कोई करा देते हैं। ये मान लीजिए आपने ले लिया CH2, ये मान लीजिए आपने ले लिया CH, ये आपने बना लिया CH3। ऐसे कोई ले लिया आपने, प्रोपीन ले लिया आपने, है ना। अब प्रोपीन से आप क्या करोगे? प्रोपीन से आप एक काम करो कि यहाँ पर 30% H3PO4 या कोई और ले लो जो भी हमें H+ दे सके। अब H+ दे देगा तो ये H+ जाकर इस डबल बॉन्ड पे बैठ जाएगा, इस डबल बॉन्ड पे बैठ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर CH3 और यहाँ प्लस जनरेट हो जाएगा, और ये CH3 ऐसे आ जाएगा, है ना। स्टेबिलिटी के हिसाब से देखिए ऐसे ही तो होगा। फिर ये आपका जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन किस पे जुड़ जाएगा? H की जगह पर। यहाँ से जो H होगा, इस H की जगह पर ये वाला जुड़ जाएगा। जब इस H की जगह पे ये वाला जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? बेसिकली इस H की जगह पे ये जुड़ जाएगा तो यही तो बनेगा, CH3। ये आपका क्यूमीन बन गया, CH3 बिल्कुल सही। अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्ट कराया जा रहा है, वो भी आपका 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। तो
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया है, लेकिन आपका तकरीबन 95 से 135 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब यहाँ पे कराया जाता है। 95 से 135 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब कराया जाता है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो O है ये तुम्हारा ऐसे तुम CH3 ऐसे दिखा दो, या तो ऐसे दिखा दो, ये O ऐसे आ जाएगा, ये O ऐसे आ जाएगा। चार्ज डिस्चार्ज हो गया पेन, ठीक। अब O ऐसे आ गया भाई, ये हाइड्रोक्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। तो अभी तक अब हम यहाँ पे पहुँच गए कि ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कैसे बना। जस्ट अ मिनट। क्यूमीन, हाउ टू डेवलप क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो आपने क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड डेवलप कर लिया। आप बात कर रहे थे आइसोप्रोपाइल बेंजीन की, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपकी कैसे डेवलप हुई। देखिए, सबसे पहले आपने बेंजीन ली और साथ में प्रोपीन ले ली। अब आप क्या करो यार, आइसोप्रोपाइल ये जो कैटाइन होता है ना, आइसोप्रोपाइल कैटाइन, ये डेवलप हो जाएगा इसी तरीके से। तो आइसोप्रोपाइल डेवलप करने के लिए H+ कहीं से लिया हमने, और वो H+ कहाँ से लिया, वो H+ लिया हमने किसी भी एसिड से, जो भी डाइल्यूट एसिड कोई ले लिया, वो H+ हमें प्रोवाइड कर देगा। कोई बहुत कॉन्क H2SO4 या वो सब ले लोगे तो वो कुछ और रिएक्ट करने लगेगा, वो खतरनाक साबित हो जाएगा। तो जब भी कभी कहीं से कोई H+ की ज़रूरत पड़ा करे ना, तो बहुत ही डाइल्यूट से कोई एसिड ले लिया करो, कोई डाइल्यूट सा स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया करो। अब यहाँ पे डाइल्यूट से हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, और उसकी वजह से अगर इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं तो आप उनको आराम से ले सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। आपने वहाँ से H+ ले लिया, H+ सीधे जाकर डबल बॉन्ड पे अटैच हो गया, डबल बॉन्ड पे अटैच होकर ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रायंगल बना लेगा, फिर एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा और प्लस वहाँ आएगा जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली अगर इधर आएगा तो 1 डिग्री बनेगा, उधर आएगा तो 2 डिग्री बनेगा, तो 2 डिग्री बनना ज़्यादा प्रेफर करेगा। इस तरीके से मुझे मिलेगा आइसोप्रोपाइल कैटाइन। ये आइसोप्रोपाइल कैटाइन सीधे बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए, इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें करा चुके हैं, एल्काइलेशन इसे कहेंगे हम, और ये एल्काइलेशन करेगा और वहाँ पर जाकर लग जाएगा। इस तरीके से हमें जो मिलेगा वो होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसका नाम होगा जनरल क्यूमीन। इसके बाद हम बात करेंगे उसके ऑक्सीजन के साथ, और हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन उसको देते हैं, उसके साथ रिएक्ट कराते हैं या उस चैम्बर से गुजारते हैं, तो उस सिचुएशन में वो बन जाएगा पेरोक्साइड। पेरोक्साइड बन गया भाई। पेरोक्साइड को आप क्या करो, आप बस इतना कर लो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो पेरोक्साइड की, यानी कि इसका रीज़न ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप पेरोक्साइड की करा दो, बस इतना कर दो। अच्छा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस पेरोक्साइड की करा दो, बस इतना कर दो। अब आप समझो ज़रा, वाटर के साथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, बस इतना कर दो। ठीक है भाई, कर देते हैं, देखते हैं उसके आगे क्या होगा। H+ वहाँ जाएगा, H2O के फॉर्म में निकलेगा, तो ये आपका प्लस आएगा ऑक्सीजन पे, फिर प्लस आया, वो इस बात के बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बगल के बॉन्ड को तोड़ लेगा, और इस तरीके से इस यहाँ पर एक प्लस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसमें कार्बोकैटायन को डेवलप करते हैं, इसकी मैकेनिज़्म को देखते हैं इसकी मैकेनिज़्म को। देखिए यहाँ पर ये आपका जो ये आपने बना लिया है। अब ये क्या करेगा, H+ यहाँ से आके इस पे लग जाएगा। इस तरीके से ये आपको ये OH2+ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका प्लस यहाँ पे छोड़ते हुए, इसको तो निकलना ही पड़ेगा, तो ये प्लस छोड़ते हुए निकल जाएगा। ये बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देगा, लेकिन बॉन्ड को यहाँ तोड़ देगा, मगर यहाँ पर आपके जो लोन पेयर थे उसकी वजह से यहाँ पर
प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तो यार ये तो बड़ा ही अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया। हाईली अनस्टेबल हो गया तो इसको, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और फाइनली ये आपका इस तरीके से, जैसे ही इस पर प्लस आएगा ना, वैसे ही इस पर जाके वो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा और वो CH3 वैसे जैसे इस पर प्लस आएगा, ऐसे जैसे ये टूटा, प्लस आया, प्लस आते ही वाटर मॉलिक्यूल जो था वो आके जुड़ गया और वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा। देखिए ये स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड है कि मैं उसको बोर्ड पे लिख कर नहीं दिखा सकता। मैं बोर्ड पे अगर ऐसे लिख दूंगा ना तो समझो जितनी देर मैं इस बोर्ड पे ऐसे लिख रहा हूँ ना, वो प्लस उतनी देर भी नहीं स्टेबल होता है। तो इसलिए ये मना किया जाता है कि ऐसे भी मत लिखो, लेकिन एक्चुअली वो बनता है और बनते ही दूसरी चीज़ उस पर आ जाती है। इसलिए मैं इसे कहता हूँ ट्रांजिएंट। तो मजबूरी थी, इसलिए इसे यहाँ ना लिखकर सीधे मैंने इसे ऐड करा दिया और इस तरीके से जितनी देर के लिए आप यहाँ से H है, ये H है, ये प्लस है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा और ये आपका वाटर बन जाएगा, ये आपका फिनॉल बन जाएगा। इस तरीके से मैंने फिनॉल की पूरी मैकेनिज्म आपको बता दी कि क्यूमीन से ये कैसे बन रहा होगा, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्यूमीन, क्यूमीन से इसको हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, है ना। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचूं। मेरा नेक्स्ट स्टेप है फ्रॉम बेंजीन, क्यूमीन से हमने बना लिया, एनिलीन से हमने बना लिया, ट्राइजोनियम सॉल्ट से बना लिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना लिया, प्रिपरेशन बेटा हमने कंप्लीट कर ली। कि प्रिपरेशन में हम लोगों को क्या क्या देखना था वो पूरी प्रिपरेशंस वी हैव कंप्लीटेड। तो प्रिपरेशन हमने कंप्लीट कर ली। अब हम प्रिपरेशन के बाद हम किस पे आएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। उसके बाद किस पे आएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन और कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं। इस लेक्चर में हमें पूरा फिनॉल ख़त्म करना है और ईथर की शुरुआत भी करनी है। तो पूरा फिनॉल ख़त्म फिनिश करना है। लेट्स सी, एल्कोहल एंड फिनॉल कंसिस्ट टू पार्ट्स, एल्किल ग्रुप और एलाइल ग्रुप। आप सब जानते हैं कि एल्कोहल हो या फिनॉल हो, दोनों में ही आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देखिए एल्कोहल और फिनॉल के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन एटम्स बनते जाएंगे, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता जा रहा है। इन एल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन द ब्रांचिंग। जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा। तो सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा तो ऑब्वियसली वैन डर वाल्स फोर्सेस कम होते चले जाएंगे और इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका डिस्कशन हम केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके थे आपके साथ। OH group and phenol involved in the intermolecular hydrogen bonding, and this intermolecular hydrogen bonding में देखिए यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त intermolecular hydrogen bonding है इन सब में। और ROH और फिनॉल में दोनों में आपस में भी intermolecular hydrogen bonding है। तो इस वजह से हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अदर कंपाउंड्स, चाहे वो आपके हाइड्रोकार्बन्स हो, एल्केन्स हो, हेलोएरिन्स हो, उनके कंपैरिजन में, उनके मॉलिक्यूलर मासेस के कंपैरिजन में इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही हायर होते हैं। दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑब्वियसली हायर बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे उन सबसे, अपने ग्रुप के इधर उधर के लोगों से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे। तो नॉर्मल सी बातें हैं, नॉर्मल से पॉइंट हैं। और जैसे यहीं देख लीजिए, इन्होंने बताया कि भाई अगर आप इथेनॉल लेते हैं, अगर आप ईथर लेते हैं, अगर आप प्रोपेन लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा। और इसमें कोई बात नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कशन हम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और ये बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हैं कि भैया यहाँ पर होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से हायर बॉइलिंग पॉइंट्स मिलेंगे आपको। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ सीधा सीधा रिलेशन है। अगर जिससे अल्कोहल और फिनॉल वाटर में बहुत ही अच्छे से सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर
में उनकी सॉल्युबिलिटी इसलिए बड़ी होती है क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही होती है। लेकिन वाटर की सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन पहले भी अल्कोहल के केस में कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी, या जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। अब उसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न आपको पता चलेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑब्वियसली जब आर ग्रुप आपको बढ़ता चला जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज़ करती चली जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज़ करती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती चली जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आर ग्रुप बड़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इफिशिएंसी उतनी कम होती है, क्योंकि वो तो आपको विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उसमें कोई रोल ही नहीं होता है। केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने अल्कोहल की एसिडिटी की पूरी बात कर ली थी, लेकिन फिनॉल की एसिडिटी की बात नहीं की थी। तो केमिकल रिएक्शंस हम बिल्कुल इनके साथ साथ डिस्कस करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, ठीक है, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।